साथियों नमस्कार। साथियों, गर्मी बढ़ती चली जा रही है और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगातार फौजें तैनात हो रही हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ही मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। भारत की एयरफोर्स एक्सरसाइज आक्रमण स्टार्ट कर चुकी है, जो पूरे देश के लेवल पर हो रहा है। भारत में हर तरह के एयरक्राफ्ट उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब तक की बहुत बड़ी एक्सरसाइज भारत कर रहा है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि अपने सारे एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। यहां तक कि पानी में भी हर तरह के जहाज के आने जाने पर मना कर दिया है, किसी भी देश का हो। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं उस पर मैं आता हूं। साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं, कल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक रैली के दौरान पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। शायद आपको पता चल गया होगा, जहां पर मोदी जी अंग्रेजी में बोलने लगे। अचानक पहले हिंदी में रैली को संबोधित कर रहे थे, अचानक अंग्रेजी पे आ गए और बोलने लगे कि एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा, दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए बख्शा नहीं जाएगा, और आतंकियों के साथ साथ उनको पनाह देने वाले, उनको शय देने वाले जितने हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई इन दोनों को भी शामिल कर दिया। साथ ही भारत ने यह भी बोल दिया, यानी कि प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं दुनिया के हर उस देश का धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस समय भारत के साथ खड़ा है। इसका मतलब दुनिया का हर बड़ा देश, हर तरह का इन्फ्लुएंसर देश भारत के साथ आज खड़ा हुआ है। यह पूरी घटनाक्रम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, भारत कौन से मिसाइल टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरह की धमकियां पाकिस्तान दे रहा है और आतंकी किस तरह से डरे हुए हैं, उन सब पर मैं आता हूं। पर उससे पहले पाकिस्तान की जनता से मैं जरा बात कर लूं। साथियों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में कई कमेंट्स आए। एक कमेंट आया किसी का, उर्दू में था ये, तो मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया। हिंदी में ही लिखा है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा कम है और वह लड़ नहीं सकता, तो भारत 1965 का युद्ध क्यों हार गया? मुसलमान आस्था के आधार पर लड़ते हैं। ये देखो, ये कहलाता है जाहिल। ये जाहिलों की सीधी पहचान है। पूछिए क्यों? क्योंकि इसके पास इंटरनेट है, कमेंट कर पा रहा है, तो बावजूद उसके ये गूगल पे सर्च नहीं कर रहा है कि 1965 में हुआ क्या था। ये इसकी जाहिलियत को दर्शाता है, इसकी जिहादी मानसिकता को दर्शाता है कि कितना डूबा हुआ है बेचारा। मैं दिखा देता हूं, शायद हमारा ये वीडियो तो देखेगा ही। 1965 का ये फोटो है, लाला देख ले, जब भारत की फौज तुम्हारे लाहौर में घुस गई थी और घुस करके तुम्हारे पुलिस स्टेशन के सामने तस्वीर खिंचा के हमारे शास्त्री जी को भेजा था कि शास्त्री जी देखिए लाहौर तक पहुंच गए, बताइए क्या करना है। शास्त्री जी ने कहा, अरे अरे थांबो थांबो थांबो। समझ में आ गई ना? तो ये तस्वीर काफी है तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कि कौन हारा था और कौन जीता था। मामला इतना गर्मा गया था कि तुम्हारे देश को अमेरिका ने बोला कि भाई भारत से समझौता कर लो। तब समझौता करने हमारे शास्त्री जी गए थे, ताशकंद समझौता हुआ था, याद कर। और तब भारत ने कहा था चलो ठीक है, कोई भी बात होगी बातचीत से सुलझाएंगे। थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, हमेशा वही एक ही चीज मत पढ़ते रहा करो। अब आगे देखो, दम है तो ये तस्वीर याद है 1971 के युद्ध की, जब तुम्हारी 93,000 सेना ने इस तरह से सरेंडर किया था। तुम्हारा ए नियाजी ये देखो दस्तखत कर रहा है कि हां मैं सरेंडर करता हूं अपनी फौज के साथ। भूल गया? चल इतना काफी है तेरे लिए। अब साथियों अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि 1971 वॉर की बात हो ही गई है, तो इस युद्ध के बाद जब पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, तब एक बातचीत करी गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। कुछ लोग इसे शिमला एकॉर्ड बोल रहे हैं। कल पाकिस्तान ने अपनी आवाम को खुश करते हुए यह दिखाने के लिए कि देखो हम भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के फैसले के बाद, तब पाकिस्तान ने कहा कि हम शिमला एकॉर्ड से अपने आप को वापस ले रहे हैं, शिमला समझौते से अपने आप को वापस ले रहे हैं। अच्छा जी, ले लीजिए। हम अपना एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, हम हर तरह के डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर रहे हैं। ओहो, हम डर गए। अब साथियों, ये शिमला एग्रीमेंट क्या था पहले वो सुनिए। शिमला एग्रीमेंट का पहला क्लॉज ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मसले हैं वो बातचीत से सुलझाए जाएंगे। इसका दूसरा पॉइंट यह था कि भारत और पाकिस्तान आगे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका तीसरा क्लॉज यह था कि भारत पाकिस्तान के जितने भी 93,000 सैनिक हैं और जितनी भी जीती हुई भूमि है वो भारत लौटा देगा। ठीक है, इसके बदले में पाकिस्तान बांग्लादेश को एक नए देश की मान्यता देगा। ठीक है, और जो आखिरी पॉइंट था, कल याद करो मैंने वीडियो में आपसे क्या कहा था कि पाकिस्तान गलतियां करेगा जिससे वो युद्ध में जाएगा। तो गलतियां पाकिस्तान 2-3 कर चुका है, अभी तक छोटी छोटी करी है पर कर चुका है। पर यह एक ऐसी गलती है जिसे भारत चाहे तो भुना सकता है। शिमला एग्रीमेंट से पाकिस्तान का वापस पैर खींच लेना। और इसका जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट यह है
मैं मैप से समझाता हूं आपको। देखिए देखिए 1947 में जब पाकिस्तान की फौज इधर से आ रही थी और भारत की फौज इधर से आ रही थी, तो यहां तक युद्ध चल रहा था। ऐसे हमारे नेहरू जी पहुंच गए यूएन में। यूएन ने कहा तत्काल युद्ध विराम, जो जहां है वहीं खड़ा रहे। तो जो जहां है वहीं खड़ा रह जाता है तो उसे बोलते हैं सीज फायर, तत्काल युद्ध विराम हो चुका, वहीं के वहीं खड़े हुए। तो जब हम वहां खड़े हुए थे तो उस वक्त जो लाइन बनती है हमारे खड़े होने पर, उसे कहते थे सीज फायर लाइन। क्या कहते थे? सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन। ठीक है साहब, युद्ध विराम देखा। तो 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है उसमें यह कहा गया था कि सीज फायर लाइन को अब हम बोलेंगे एलओसी, और कोई भी देश इस एलओसी का उल्लंघन नहीं करेगा अपनी तरफ से। मतलब कोई अपनी तरफ से सोचा पार करके इधर चले जाए, नहीं, एलओसी का उल्लंघन नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान इसे उल्लंघन करता आया है। 1999 का युद्ध उसने किया था कारगिल में, उल्लंघन ही तो किया है, और क्या किया है। तो पाकिस्तान तो देखो उसकी तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, वो करता रहे उल्लंघन, कुछ भी करता रहे, उसका कोई जुबान की वैल्यू नहीं है। लेकिन भारत ने कभी नहीं किया। अब जब पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट अपनी तरफ से खत्म कर दिया है, तो भारत के पास तो आजादी है कि हम इधर से इधर जा सकते हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कहेगा कि भारत ने एलओसी का उल्लंघन किया है, हम बोल देंगे एलओसी को तो तुम मान ही नहीं रहे, शिमला एग्रीमेंट तुमने कैंसिल किया है, अब क्या कर लोगे। हम अगर चले जाएं पीओ के ले आए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा है कि पाकिस्तान होना आसान है, लेकिन पाकिस्तान बने रहना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि लगती है जो तुम्हारे पास नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने कैंसिल करी या सस्पेंड करी, उसके जवाब में तुमने अपनी छाती चौड़ा करके बक तो दिया कुछ भी, अब तुम्हें यही नहीं पता चला कि तुम बक क्या गए। अच्छा, इसमें पाकिस्तान ये और कह रहा है, देखिए पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया है, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, यानी कि हम इसे युद्ध स्टार्ट कर देने की एक हरकत मानते हैं। ओह, हम डर गए। ओहो पाकिस्तान, अब बात सुन साथियों। देखिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है कि देखते रहना कोई हवाई जहाज ना आए किसी का, इंडिया का कोई हवाई जहाज नहीं आ सकता। इंडिया वालों से कह दिया, ठीक है देखते रहना, पूरी लगा दी भाई साहब अपनी सेना, देखते रहना देखते रहना। क्या है ये खौफ है, खौफ। तुमने पाकिस्तान ये कह रखा है कि भाई देखो हम अपनी एक मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि कोई भी अरेबियन सी से ना गुजरे। पाकिस्तान ने क्या एडवाइजरी जारी करी है कि हम इस जगह पर कराची पर एक मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं अगले 2-3 दिन में। ये कौन करता है भाई? ऐसे कभी कोई कहता है कि 2-3 दिन में करने वाले? भारत ने कल कर भी डाली, जब हो गई मिसाइल टेस्ट तब पता चला कि हो गई। इनको 2-3 दिन पता नहीं क्यों लग रहे, कहते हैं 2-3 दिन में करने वाले हैं। और जितना भी ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि पानी में एक क्षेत्र होता है, जैसे ही भारत है तो भारत को 200 नॉटिकल माइल तक का एक अधिकार है कि भारत यहां पर कोई भी चीज की इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन कर सकता है। लेकिन भारत के पास अधिकार जो किसी दूसरे जहाज को न निकलने देने का है, वो केवल 24 नॉटिकल माइल का है, 24 नॉटिकल माइल का। और 200 नॉटिकल माइल तक हम जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है उसमें तो। पर पाकिस्तान ने बोला है कि 200 नॉटिकल माइल तक किसी का जहाज ना निकले, क्योंकि मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। अरे पाकिस्तान साफ साफ बोल कि हवा के साथ साथ पानी से भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले आर्मी आई थी, फिर एयरफोर्स आई थी, इस बार कहीं नेवी ना आ जाए। ये खौफ हमें अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। अब एक चीज और सुनिए साथियों, ये जो जब भी अटैक करते हैं हमारे भारत में, जितने भी आतंकी हैं, अटैक करने के बाद कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है। कभी लश्कर ए तैयबा ले रहा है, कभी जैश ए मोहम्मद ले रहा है, कभी ये लश्कर ए तैयबा का बदला हुआ नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट ऐसे रखा जैसे कोई यूट्यूब चैनल है क्या, द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो इसने जिम्मेदारी ली थी, पहले तो ले ली जिम्मेदारी। कल इन्हीं के कमांडर का वीडियो जारी हुआ है, जो कमांडर पहले जिम्मेदारी लेते हुए ये कह रहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, कश्मीर आजाद होकर के रहेगा। कल क्या कह रहा है? कह रहे हमने ऐसा कुछ नहीं कराया है, ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये इंडिया की चाल है, ये इंडिया कैसे भी पानी बंद करना चाहता था, इंडिया ये बहाना बना रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया
इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है, तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। ये खौफ हमें अच्छा लगा, ये हमारी सेना का खौफ है, सेना का, वो सेना जो इस समय, इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूं साथियों, पिछले कई दशकों से इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं करी जो अब करने जा रही है या कर रही है। उस एक्सरसाइज का नाम है, देखिए इसमें, अच्छा एक खबर बताता हूं, पाकिस्तान ने हमारे एक बीएसएफ के जवान को भी कैद कर लिया है। यह मसला क्या है, उसके बाद में एयरफोर्स वाले मसले पे आता हूं। देखिए हमारे एक बीएसएफ के जवान हैं पीके सिंह साहब, वो यहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। दोपहर के वक्त जब गर्मी ज्यादा पड़ रही थी तो उनको लगा एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि ये जो पेड़ है ये इंडिया में नहीं पाकिस्तान में आता है, क्योंकि वहां पर बॉर्डर नहीं थे। बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा नहीं कि फेंसिंग हो रखी है, कई जगह खुला टाइप का बॉर्डर है जहां जवान लोग आते जाते रहते हैं। तो ये उस जगह बैठे रह गए। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के रेंजर्स आए, जैसे हमारे बीएसएफ होते हैं उनके रेंजर्स होते हैं, तो रेंजर आए और वो इनको गिरफ्तार करके ले गए। शाम को जब बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग हुई, फ्लैग मीटिंग का मतलब होता है एक सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, चेक किया जाता है कोई गायब तो नहीं है, तो पाया कि हमारे एक जवान गायब हैं और हमने पाकिस्तान को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप लोगों ने शायद हमारे जवान को बंदी बना लिया। तो पाकिस्तान ने कहा कि हाँ भाई ऐसा है। उसके बाद पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, और ना पाकिस्तान ने उनको रिहा किया है। तो मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान छोटी मोटी 2-3 गलतियां कर चुका है, ये दूसरी है उनमें से। एक शिमला वाली वो कर दी उसने, दूसरी ये करी है, तीसरी वो जबरदस्ती भारत को एक तरीके से उकसा रहा है कि हम हर तरह का युद्ध झेलने को तैयार हैं, हम भारत को देख लेंगे और ये और वो, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। बहरहाल इंडियन एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज कर रही है, और इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज में इस बार हर तरह के जहाज शामिल हैं, जिसमें आप रफाइल को देख सकते हैं, जिसमें आप तेजस देख सकते हैं, जिसमें सुखोई देख सकते हैं, मिराज देख सकते हैं। मिराज प्रिसाइज अटैक करता है, बिल्कुल जहां पर करना वहीं पहुंचाता है। ये मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कई प्रकार के काम कर सकता है, ये भी कई प्रकार कर सकता है, और ये तो भाई बादशाह है आकाश का। तो ये सभी इस वक्त शामिल है और पूरे देश के लेवल पर इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है, एक्सरसाइज आक्रमण, नाम ही उसका रखा है एक्सरसाइज आक्रमण। तो इसका मतलब ये है कि हम इस बार डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होकर काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी कमांड्स हैं हर तरफ तेजी से ऑपरेशंस जो है एक्सरसाइज किए जा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। हम साइबर अटैक के बारे में भी सोच रहे हैं, हम न्यूक्लियर अटैक को रोकना कैसे उसके बारे में भी सोच रहे हैं। न्यूक्लियर अटैक या किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए आवाज है हमारे पास, ये खुद नहीं रोकेगा, ये जानकारी देगा। ये एक तरीके से रडार है जो 400 किलोमीटर तक की रेंज में जानकारी देता है कि किसी और की मिसाइल आ रही है क्या नहीं आ रही, कोई और हवाई जहाज एयरक्राफ्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो सारा कुछ। तो ये भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है। हमने S-400 डिप्लॉय कर दिए हैं, हमने अपनी नेवी को पूरी तरह से वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है अरेबियन सी में, जो अरब सागर है, और नेवी को हमने हर तरह की एक्सरसाइज करने को भी कह दिया है, और नेवी हमारी तैयारी कर रही है। हमने अपनी आर्मी को हर तरफ से मोबिलाइज करना स्टार्ट किया है, और हम अपनी आर्मी को बिल्कुल अलर्ट कर चुके हैं कि बॉर्डर पे भी रहिए, नजर रखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, सारी चीजें। अब ये देखते हैं एक बार कि हमने जो कल मिसाइल टेस्ट करी है, हमने कल एक मिसाइल भी टेस्ट करी है, देखिए उसका नाम है बराक 8। ये इंडियन नेवी ने कल बताया कि हमने INS सूरत से बराक 8 नाम की मिसाइल को टेस्ट किया है। इस मिसाइल की खूबी ये है कि अगर कोई दूसरी मिसाइल आ रही होगी कहीं से अटैक करने के लिए तो ये पहले एक्टिवेट हो जाएगी और उसको जाके वहीं के वहीं मार देगी। इसकी जो क्षमता है ये करीब करीब 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर तक जाकर के उड़ा सकती है किसी को भी। ये बराक 8 हमने इजराइल की तकनीक के साथ बनाई है, इजराइल के साथ मिलकर के, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, जमीन से हवा में जाती है, ठीक है। जिस पर INS सूरत पर हमने ये मिसाइल टेस्ट किया है। ये INS सूरत विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी का, यानी कि इसका काम ही ये है कि कहीं से मिसाइल आ रही हो वहीं की वहीं उड़ा दो, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। पाकिस्तान जिस तरह के अभी अपने हथियारों का एक तरीके से बार बार बखान करता है या कर रहा है, तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि लाला पाकिस्तान। साथियों एक बात पाकिस्तान की और बताता हूं, मैं क्या क्या बताऊं पाकिस्तान के बारे में, हर तरफ से हंसी आती है। देखिए पाकिस्तान आजकल जैसे बोल रहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है यार। 1971 में जब युद्ध चल रहा था तो इसी पाकिस्तान को अमेरिका ने उस वक्त की लेटेस्ट PNS गाजी नाम की सबमरीन दी थी। बोला जाता था कि ये सिंक नहीं करती, नॉन सिंकेबल है और अनसिंकेबल है, डूबती नहीं है और हर तरह के प्रहार को झेल लेती है। और हमारे पास क्या था साहब, हमारे पास था INS राजपूत, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का एक ऐसा
डिस्ट्रॉयर था जो अब खुद बूढ़ा हो चुका था, और इसको हम खुद एक तरीके से रिटायर करने वाले थे कि अब भाई आईएनएस राजपूत हमारी फ्लीट में नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि युद्ध स्टार्ट हो गया था तो हमने आईएनएस राजपूत के माध्यम से इनकी ये आधुनिक जो पीएनएस गाजी है इसको सिर्फ सिंक नहीं कराया, डुबोया नहीं, ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान देखता रह गया था। तो पाकिस्तान ये सब चीजें तुम छोड़ दो जो तुम बयान जारी कर रहे हो वहां से कि हम हर तरह के युद्ध के लिए तैयार हैं, हम ये भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम वो भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। भाई युद्ध माना हथियारों से लड़ा जाता है, पर उससे ज्यादा दिमाग से लड़ा जाता है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान इस बात का भी ध्यान रखे, या हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ब्रह्मोस भी हैं। ब्रह्मोस वही है जो 2 साल पहले भी भारत से गलती से चल गई थी और पाकिस्तान के गांव में जाके गिर गई थी, और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला था। हमने खुद बताया था कि भाई गलती से एक बटन दब गया है तो उधर आ गई है, थोड़ा देख लो। समझ गए पाकिस्तान? तो तुम्हें तो इतना भी होश नहीं है। बाकी पाकिस्तान और भारत की बात करें साथियों, एक कंपैरिजन जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। बाकी कंपैरिजन देखो इससे करने में मजा नहीं आ रहा था, पर मैंने कहा कि भाई जानकारी देनी है तो कर लेते हैं। कंपैरिजन करना है तो चाइना से करो, इससे क्या कंपैरिजन करना है, 2 थप्पड़ मार दो मर जाएगा। खैर देखो, टैंक हमारे पास है 4200, हमारे पास आर्म्ड व्हीकल है लगभग 1.5 लाख से ज्यादा, हमारे पास आर्टिलरी है 4204 आर्टिलरी गन्स है, रॉकेट प्रोजेक्शंस लगभग 1338, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम 100 यूनिट। ठीक है, पाकिस्तान के पास कितने टैंक है? 2600, हमारे पास कितने हैं? 4200। ठीक है, आगे देखिए, अगर एरियल सुपरमेसी की बात करें, हमारे पास लगभग 2200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें लगभग 513 फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान के पास है लगभग 1300 एयरक्राफ्ट, जिसमें 328 फाइटर जेट है। तो ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे पास 26 रफाइल भी हैं जो भी नए डिप्लॉय किए हैं हमने। और ये देखिए, हमारे पास हेलीकॉप्टर है 899, हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अपने फौज को लेकर के जाना, उसके लिए 560 से ज्यादा है। एरियल टैंकर 6 है हमारे पास। ठीक है, और पाकिस्तान की टोटल एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ कितनी है? 1399, जो मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास खुद के बने हुए तेजस हैं, और वहां से रशिया से लिया हुआ सुखोई है, जो अपनी पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है। इंडिया की अगर मेरीटाइम पावर को देखा जाए तो मेरीटाइम में भी हमारे पास टोटल वॉरशिप है 293, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 2, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। यानी कि शिप के ऊपर से हवाई जहाज का उड़ जाना, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। हमारे पास विक्रमादित्य है, विक्रांत है। सबमरीन हम पे 18 है, पाकिस्तान के पास 8 है। डिस्ट्रॉयर हमारे पास 13 है, पाकिस्तान के पास 2-4 है। फ्रिगेट्स हमारे पास 13 है, पाकिस्तान के पास 2-4 है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पता। ये काहे चीज से लड़ेगा यार, बोलने में भी हमें शर्म आ रही है, इससे क्या कंपेरिजन कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर इसका कुछ नहीं है, जो कुछ थोड़ा इनके पास पैसा होता है वो सब डिफेंस में लगा देते हैं ये लोग, बाकी भ्रष्टाचार में ले जाते हैं अपने घर पे। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, साइबर कैपेबिलिटी देखा जाए तो इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है लगभग 160, पाकिस्तान से ज्यादा हो गए। 2 साल पहले तक पाकिस्तान पे ज्यादा थे। ठीक है, हम साइबर वॉरफेयर में भी काफी ज्यादा आगे हैं। हमारे पास रहो आईबी के पास पूरी साइबर कैपेबिलिटीज हैं, हर तरह का इंटेलिजेंस है, नो डाउट। ठीक है, स्पेस में उससे ज्यादा हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसकी तो एक भी सैटेलाइट नहीं है। क्या ही मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, ठीक है, जिसमें वो है ही नहीं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पाकिस्तान हमसे आगे है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत अंतर ना, बहुत अंतर है। और जो लोग ये डरा रहे हैं ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा, न्यूक्लियर अटैक कर देगा, तो उन लोगों को मैं बता दूं 1999 का कारगिल वॉर हो रहा था, समझ रहे हो? और जब युद्ध भारत बहुत जीतने वाला था, बहुत आगे पहुंच गया था जीतने में, तब पाकिस्तान ने फोन करवाया था यूएस के राष्ट्रपति से, क्लिंटन से, भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और क्या फोन कराया क्लिंटन से? यूएस राष्ट्रपति कहता है कि अरे आप जो है पाकिस्तान पर अटैक करना बंद कीजिए, वरना पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा आप पर। तब वाजपेयी जी ने कहा देखो ऐसा है कि मैंने मान लिया कि मेरे 50 करोड़ लोग मर गए, लेकिन पाकिस्तान से कह देना कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। वो 1999 में हम कह रहे थे इस बात को, और आज हम उस कैपेबिलिटी पर हैं कि अगर पाकिस्तान ने एक भी न्यूक्लियर अटैक किया तो हमारा एक भी नहीं मरेगा, लेकिन पाकिस्तान सुबह तो छोड़ो उस दिन की रात नहीं देख पाएगा, गारंटी है। तो इस बात को पाकिस्तान जहन में बिठा ले। और जितने भी लोग इनको ये इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि अरे पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसमें एक मुसलमान भी तो मरा है, तो उसमें धर्म क्यों देख रहे हो? धर्म हम नहीं देख रहे हैं, धर्म वो लोग देख रहे थे जो वहां पर हमला करने आए थे। और
जो एक मुसलमान उसमें मारा गया, जिसको लेकर के लेफ्टिस्ट मीडिया बार बार प्रोजेक्ट कर रहा है, ये तो बड़ा बता रहा है कि एक मुसलमान मारा गया, एक मुसलमान मारा गया, पर ये नहीं बता रहा कि 26 हिंदू मारे गए हैं। तो वो जो एक मुसलमान जो सो कॉल्ड मारा गया है, उससे भी कलमा पढ़ने को कहा गया था, वो पढ़ नहीं पाया था किसी वजह से, पता नहीं क्यों, इसलिए उसको मारा इन लोगों ने, समझ रहे हो ना। और वो बच्चा चश्मदीद गवाह, उसका वीडियो देख लेना, वो क्या बता रहा है कि हमसे पूछा गया हमारा धर्म, हमसे कलमा टाइप का कुछ पढ़वाया गया, और फिर बाद में वो मुसलमान मुसलमान कह रहे थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे, बच्चा बता रहा था। अब बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होगा, तुम लोग जो बचाने में लगे रहते हो ना इनडायरेक्टली, सुधर जाओ लेफ्टिस्ट वालों, सुधर जाओ, तुम्हारे भी दिन आ जाएंगे अब। तो साथियों, ये पूरा एक डेवलपमेंट है जिसको मैं समराइज कर देता हूं। मोदी जी ने कल इनडायरेक्टली कह दिया है, पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेस्ट करने को बोल चुका है, भारत ने मिसाइल टेस्ट कर ली है, भारत की एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज कर रही है, एक्सरसाइज आक्रमण, जो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। उसके अलावा भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी है, पाकिस्तान ने 1972 का शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे BSF जवान को बंदी बना लिया है। भारत हर तरह की तैयारी कर रहा है, पर भारत शांत है, लेकिन पाकिस्तान के कभी डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हम हर तरह के युद्ध के लिए तैयार हैं, कभी वहां के जो अन्य अधिकारी हैं, आर्मी चीफ्स, जो एक्स आर्मी चीफ हैं, वो बोल रहे हैं कि हम भारत को देख लेंगे। और पाकिस्तान हर तरह के अपने स्पेस को, एयर स्पेस हो, वाटर स्पेस हो, उसे बंद कर चुका है भारत के लिए, और वाटर स्पेस तो हर तरह के जहाज के लिए उसने बंद कर दिया है। ये अभी तक कहानी है। अब एक आखिरी पॉइंट जिस पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, बोला यह जा रहा है, ध्यान से सुनना, कि यूएसए ने दुनिया पर टैरिफ लगाए, और टैरिफ में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए चाइना के ऊपर 245% का, यानी कि चाइना का जो माल पहले 100 रुपए का यूएसए में जा रहा था, अब 345 का जाएगा। अब जब चाइना का माल बहुत महंगा हो जाएगा, तो यूएसए में किसका माल ज्यादा बिकेगा, जिसकी संभावना है, वो है भारत का। तो भारत को पता था कि अब हम यूएसए के साथ नजदीकी बनाएंगे तो हमें फायदा होगा, और भारत यूएसए के साथ नजदीकी बना रहा था, जिस पर चाइना ने धमकी दी थी भारत को, इनडायरेक्टली दी थी, मतलब बहुत सारे देश भी शामिल है। चाइना ने कहा था कि जो भी देश ये यूएसए के साथ नजदीकी बना रहे हैं, वो ध्यान रखना, नतीजा अच्छा नहीं होगा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है ये। उसके साथ ही जब जेडी वेंस भारत आए, यानी कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भारत आए हुए थे, उसी वक्त ये हमला हुआ, पाकिस्तान ने जो करवाया। तो कहीं ना कहीं लोगों की थ्योरी ये भी है कि ये जो हमला है, ये चाइना ने करवाया है, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान एक छोटे से वॉर में चले जाएं, और वॉर में जाने से क्या होगा, दुनिया में संदेश ये चला जाएगा, यूएस में संदेश ये चला जाएगा कि भारत तो भाई युद्ध में झुका हुआ देश है, वहां पर युद्ध चल रहा है, इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट करना या वहां से व्यापार बढ़ाना ठीक नहीं है। तो भारत को युद्ध में झोंकने के बाद भारत के व्यापार को प्रभावित किया जा सकता है, ऐसा चाइना को लग रहा है, इसलिए चाइना पाकिस्तान से जब करवा रहा है। तो साथियों, कई लोगों का कहना है कि हमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, शांत रहना चाहिए, ये सब चाइना की चाल है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम अब शांत हो जाएंगे तो ये हमारी मैच्योरिटी नहीं, ये हमारी कायरता को दर्शाएगा कि हम यार कैसे देश हैं, कोई भी आके मार के चला जाता है, हम बैठे रह जाते हैं। नहीं, हमारी मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, मैच्योरिटी विद पावर दिखनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को ठोकें, पीओके लें अपना, और पूरी तरह से कश्मीर के मुद्दे को शांत कर दें, और पाकिस्तान के टुकड़े करा दें, और उसके बाद बोलेंगे आ जाओ कौन कौन आ रहा व्यापार करने। इसे कहते हैं मैच्योरिटी। ये नहीं होता कि अरे नहीं हम हमला नहीं करेंगे, युद्ध में चले गए 2 साल चले जाएंगे, कुछ नहीं, 2 दिन में युद्ध खत्म, ये हम करेंगे। और ऐसे ही अगर डरने लगे या ऐसी मैच्योरिटी के नाम पर चुप पड़ने लग जाएं, तो इजराइल जैसे देश से हमें सीखना चाहिए। 2023 की बात है, भारत में G20 की मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक प्रोजेक्ट तय हुआ सभी देशों में कि हम एक IMEC कॉरिडोर बनाएंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी भारत से पहले यूएई जाएंगे, यूएई से सऊदी जाएंगे, सऊदी से इजराइल जाएंगे, इजराइल से फिर यूरोप जाएंगे। एक ऐसा कॉरिडोर टाइप का बनेगा, और यूएसए के जो बाइडेन ने बोला था कि 2 महीने के अंदर अंदर इस पर काम चालू हो जाना चाहिए। 2 महीने के अंदर अंदर इस पर तो काम चालू नहीं हुआ, लेकिन इजराइल पर हमास ने अटैक कर दिया, तब से इजराइल और हमास का युद्ध लगातार चल रहा है, और ये IMEC कॉरिडोर बन ही नहीं पा रहा। अगर उस वक्त भी इजराइल ये सोचता कि नहीं IMEC कॉरिडोर ना बन पाए इसलिए हमला हुआ है, हमें चुप पड़ जाना चाहिए, हमें कॉरिडोर बनने देना, इजराइल ने कहा कुछ नहीं, बनता रहेगा कॉरिडोर, देखेंगे, पहले से ठोकेंगे। यही स्पिरिट हमें लानी होगी, और हमें है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद।